राम राम जी। मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी भाग कर आया आपकी क्लास की वजह से, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या करवा दिया है। क्या हुआ था? अरे क्या हो गया था भाई? चलिए चलिए आ जाइए। और चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया था कि जब मैं आया तब आप लोग सारे, मुझे लगा पहले ही खड़े हो गए क्लास में, मुझे देखते हैं आप लोग। मैं तो इतने जोर से बक के आया अभी, भयानक वाली जोर से स्पीड से, कि कहीं क्लास लेट ना हो जाए। फिर भी 2 मिनट लेट हो ही गए थे। चलता है। तो क्लास को स्टार्ट कर दे, फिर कर देंगे भाई। चलो, आपने कह दिया तो मान लो कर दिया है। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? आगमन विधि पढ़ रहे थे आप लोग। 2 गुण पढ़ा दिए थे। बालक केंद्रित हो गया है, मनोवैज्ञानिक होती है, उच्च प्राथमिक लेवल की है। बस बस और बस। आगमन विधि के गुणों के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। अभी आप में से, आपकी क्लास में से 2 मैडम है क्या जो चाय पी के आई है अभी? कौन सी है? 2 एक साथ थी, जिन्होंने रोड को क्रॉस करके चाय पी के आई थी अभी। इस वाले रोड से उस वाले रोड पर जाकर चाय पी कर आई थी। कोई सी है क्या 2? मैं ड्रेस सेंस देखकर बता दूंगा कि वो है या नहीं है। ब्राउन कलर का स्वेटर या कुछ पहना हुआ था, ब्राउन कलर का टाइप से कुछ स्वेटर टाइप में पहना हुआ था। है क्या कोई आप में से? उधर तो नहीं है आप लोग दोनों? नहीं, स्पेक्स नहीं लगा रखे थे उन्होंने। आप तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं कुछ बात बताने वाला था, इसलिए पूछा था मैंने कि आप में से कौन है। है क्या आप में से? थोड़ा सा देखा नहीं था। वो मेरी कार के आगे आने से मुश्किल से 2 फीट दूर ओनली, मात्र 2 फीट। 2 फीट कितना होता है? मैंने ज्यादा बोल दिया मैंने। उधर वाले रोड पे। तो आप में से नहीं है ना, फिर तो ठीक है। बेचारे वो विष्णु की हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ी हुई थी कि यदि कोई नाप के देखते तो मुझे लग रहा है शायद वो 72 कौन सा 180 को वहां तक पहुंच चुका होता। तो एक तो आप में से कोई भी यदि रोड क्रॉस करने, मार साहब आप भी जाते हो, मैडम भी जाती हो, प्लीज एक तो ये जो डिवाइडर है ना, इसको कूदा मत करो। इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर आ जाते हो। 2-4-5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आराम से, प्यार से, थोड़ा राउंड लगाकर जाओ, अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ, क्योंकि सावधानी से देर या दुर्घटना से देर भली। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और हाँ, ध्यान रखना चाहिए, हर जगह से ध्यान रखना चाहिए। और अब आवाज नहीं करनी है भाई। आगमन विधि के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। अरे प्रभु प्रभु, सेवक यहां खड़ा है यार, है ना? आप वहीं पर लग रहे हो यार आपस में। तो इस विधि के 2 गुण कल आपने पढ़े थे। 3rd वाला जो गुण है वो आज अभी पढ़ना है आपको। कहते कि सब पहला कहा कि ये जो विधि है आपकी बालक केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक इसकी प्रकृति है।
सेकंड आपने कहा था कि भाई एक ऐसी विधि है जिसको हम कह सकते कि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए गणित पढ़ाने के लिए काम में आती है। डायरेक्टली बात कर लेते हैं, कहीं पर भी नहीं ध्यान रखना है। कहते हैं कि साहब मानसिक विकास के लिए उत्तम विधि है, ये हमने डायरेक्टली लिख दिया है। तो हमने कहा है कि सब मानसिक विकास के लिए उत्तम विधि है। अब मानसिक विकास के लिए एक तरफ तो आपने कहा कि भाई उत्तम विधि है, ये हमने मेंशन किया है कि मानसिक विकास के लिए उत्तम विधि है। अब क्यों है मानसिक विकास के लिए उत्तम विधि? तो भाई देखो, इसमें भी हमने 2-3 बातें बताई है, और वो 2-3 बातें जो बताई आपने वो कौन कौन सी है? तो मानसिक विकास के लिए उत्तम विधि है क्योंकि विधि में बालकों को, और इसमें आपने मेंशन कर दिए 3 बातों को, और वो 3 बातें कौन कौन सी है? तो आपने सबसे पहले कहा कि भाई देखो, विधि में बच्चों को एक तरफ आपने लिखा है निरीक्षण, निरीक्षण के बाद में आपने दूसरा भी जवाब दे दिया साहब निरीक्षण, निरीक्षण के बाद में आपने कहा है सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण के बाद में लिखा है तथा, परीक्षण भी आपने लिख दिया है। तो आपने लिखा है कि भाई निरीक्षण, परीक्षण तथा सामान्यीकरण। हमने लिखा कि भाई मानसिक विकास की उत्तम विधि है क्योंकि विधि में बालकों को निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा परीक्षण के अवसर मिलते हैं। ये आपने एक आज का पहला जो इसका गुण है वो आपने लिखा है। सेकंड जो गुण है इसका वो और मेंशन करना है, और कहता है कि साहब विधि बालकों को करके सीखने के, विधि बालकों को करके सीखने के, करके सीखने के अवसर प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है। इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी रहता है। बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि विधि में बालक निष्क्रिय नहीं रहता है, बच्चा निरीक्षण खुद करता है, बच्चा सामान्यीकरण खुद करता है, और बच्चा परीक्षण भी खुद ही करता है। इसका मतलब है इस विधि में बच्चा खाली नहीं रहता है, खुद काम करता है, और जब बच्चा खुद काम करेगा तो बच्चे का सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहेगा। अब हमने और इसमें एक बात जोड़ी है, और क्या कहा है? तो भाई हमने मेंशन किया है कि यह विधि, और अब इसमें हमने क्या मेंशन करना है भाई? हमने इसमें लिखना है प्रारंभिक कक्षा लिखना है, प्राथमिक नहीं लिखना है, प्रारंभिक लिखना है। अब हमने लिखा कि भाई यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं में, यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं में खोज की, प्रारंभिक कक्षाओं में खोज की एक प्रमुख विधि है। बात तो ठीक ही है क्योंकि जो विधि है आगमन, उसमें बच्चा खोज तो करता है। अब ये खोज किसकी रहेगी? तो भाई देखो, नियम तो निकाल ही रहा है ना बच्चा, तो बच्चा नियम खोज रहा है। अब जब नियम बच्चा निकाल रहा है इसका मतलब है बच्चे को खोज करने का मौका मिल रहा है, और जब बच्चों को खोज करने का मौका मिलेगा तब अपने को बताना पड़ेगा कि साहब ये जो विधि है आपकी, ये खोज की विधि है, और कौन से लेवल के बच्चों के लिए है? तो आपने जवाब दिया है प्रारंभिक लेवल के बच्चों के लिए है। अगला हमने जवाब लिखा है इसमें, और ये कहा कि भाई यह विधि, ये हमने लिखा है कि साहब यह विधि
और उसमें बालक का टाइप लिखना पड़ेगा, भाई कौन से टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो हमने लिखा था यह विधि प्रतिभाशाली, और प्रतिभाशाली के साथ में हमने लिखा है रचनात्मक बालकों के लिए उपयोगी है। घबराइएगा नहीं, कोई ज्यादा मनोविज्ञान पढ़ के बैठा होगा तो दादा वो प्रॉब्लम हो सकती है कि यार दोनों बच्चे एक साथ कैसे आगे आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक है उसमें रचनात्मक बालक के गुण होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे रचनात्मक होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसमें रचनात्मक बच्चे के गुण होते हैं, लेकिन रचनात्मक जो बच्चा है वो खुद प्रतिभाशाली होता है। इसलिए हमने एक जवाब दिखा है साहब कि दोनों जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए उपयोगी है। और वैसे भी आपको अच्छे से मालूम है दोनों बच्चों में खोज करने की क्षमता होती है, ये भी खोज करता है, ये भी खोज करता है। इन दोनों बच्चों में निरीक्षण करने के, सामान्यीकरण करने के और परीक्षण करने की क्षमताएं होती है, इसलिए दोनों बच्चों के लिए उपयोगी है। और लास्ट में एक पॉइंट हम लिखेंगे, आप कह दोगे तो चेंज कर देता हूं भी। क्या कह रहे हो मैडम? देखो मैडम, रचनात्मक बालक जो होता है वो प्रतिभाशाली होता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक रचनात्मक हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो रचनात्मक बालक होता है वो प्रतिभाशाली होता है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक रचनात्मक हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो क्रो एवं क्रो की डेफिनेशन यदि आपने पढ़ी होगी, क्योंकि क्रो और टर्मन की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। टर्मन कह रहा है कि भाई वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन क्रो कह रहा है कि भाई जो रचनात्मक बालक होते हैं उनका आईक्यू 130 या उससे कम होता है। तो अब जिस बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, मान के चलते कि उस बच्चे में रचनात्मकता का लेवल कम रहता है। इसलिए थोड़ा डीप में जाकर पढ़ते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं तब पता चलता है कि अप्रोक्सीमेट 110 से 120 के लगभग एवरेज आईक्यू होती है कौन से बच्चों की? रचनात्मक बालकों की। 110 से 120 के लगभग एवरेज बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है, लेकिन क्रो कह रहा है कि भाई उन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 130 के लगभग होती है। इसका मतलब है बच्चों में जैसे जैसे आईक्यू का लेवल एक निश्चित स्तर से ज्यादा जाएगा तो बच्चों में क्रिएटिविटी का लेवल कम होता जाएगा, लेकिन एक निश्चित लेवल के बाद। ऐसा नहीं है कि 100 हो है तो बच्चों में रचनात्मकता कम होगी, 105 बच्चों का आईक्यू हो गया तो रचनात्मक कम होगी, नहीं नहीं नहीं, एक निश्चित लेवल के बाद। और निश्चित लेवल क्या हुआ? 120 या उससे ऊपर। यदि उससे ऊपर बच्चों का आईक्यू जा रहा है तो हम मान के चलते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा सा कम। ये इन्होंने जवाब दिया है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको ऐड करना है, और वो लास्ट पॉइंट गुण में कौन सा है? यह विधि बालकों में कर देते हैं मौलिक चिंतन। यह विधि बालकों में मौलिक चिंतन के गुणों का, यह विधि बालकों में मौलिक चिंतन के गुणों का विकास करती है। मौलिक चिंतन के गुणों का विकास करती है। यह विधि बालकों में मौलिक चिंतन के गुणों का विकास करती है। ये भाई इसके गुण है, लास्ट गुण है ये। अब इतने अच्छे गुण पढ़े ऐसा लगता है कि यार इस विधि में कोई अवगुण थोड़ी होंगे, लेकिन दोस्त अवगुण तो इसमें है और हमें छांटने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? विधि के अवगुण। अभी ऐसा लग रहा था कि जब मैं इसकी तारीफ कर रहा था, गुण मैं जब बता रहा था इसके, मुझे ऐसे लग रहा था कि इससे बेहतरीन कोई विधि है ही नहीं कोई।
लेकिन अभी जब इसकी बुराई करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इससे बुरी विधि भी कोई नहीं है। तो बुराई करे या नहीं करे? कर दे हो है, कर दे हो मार साहब, कर देंगे साहब, आप कह रहे हो तो। अभी नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, मोस्ट लिख के भेजा है किसी ने, मोस्ट। गुरुजी लड़कियों से बोल दो अपनी भाषा पर संयम रखे, सब लड़कों को गाली ना दे। क्यों लड़कियां गाली देती है क्या भाई? लड़कियां गाली तो नहीं देती यार, वो तो अकेली होती है तब गाली देती है, वो तो सबके सामने तो नहीं देती होगी यार। नहीं नहीं, ऐसे लड़कियां गाली नहीं देती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, और पहला जो गुण है विधि का वो हमने मेंशन किया है, गाली कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, किसी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। हाँ भाई, मैं दोस्त ये कह रहा था कि जो बातें, जिन टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं, ये टॉपिक, ये जगह, ये क्लास उन टॉपिकों के चर्चा की जगह है ही नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, और जिनकी मंजिल कुछ और है उनको तो रास्ते के कांटे दिखाई भी नहीं देंगे, ना कांटे दिखाई देंगे और ना कांटे सुनाई देंगे। तो आपको तो यहां से निकलो भाई, जो चीज अच्छी लगती है, जो बात अच्छी लगती है उस पर ध्यान दो, बाकी तो छोड़ो। आपकी मंजिल कुछ और है, आपकी असली जगह कुछ और है, यहां के बने हुए नहीं हो आप। ये तो आपके जीवन का अज्ञातवास है, बस यही समझना, इससे आगे कुछ मत समझना। यहां से तो फटाफट निकलो। आ जाएगी वो कह रही है कि रुकावट के लिए खेद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने कहा कि सर ये जो विधि है आपकी, इस विधि के कुछ अवगुण हैं, और जब हम अवगुणों को लेकर बात करें तो आपने गुणों में एक पॉइंट लिखा था कि सब उच्च प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी है। अब यदि कोई जबरदस्ती करके उच्च प्राथमिक लेवल से नीचे भी यदि उस विधि को प्रयोग करेगा, कोई कहता है मैं तो 5वीं क्लास में प्रयोग करूंगा, कर दे भाई, कोई बात नहीं। छोटे छोटे उदाहरण रख सकते हो बच्चों के लिए, आसान उदाहरण रख सकते हो बच्चों के लिए, लेकिन ये कन्फर्म है ये विधि उच्च कक्षाओं के मतलब की विधि नहीं है। क्योंकि बड़ी क्लास का जो बच्चा है, आप उसको उदाहरण के माध्यम से पढ़ाओगे, उस बच्चे को आनंद नहीं आएगा। वो तुरंत कह देगा आपसे, भाई साहब बच्चा हूं क्या मैं, कुछ नियम बताओ, कोई सूत्र बताओ, थोड़ा लेवल डिफिकल्टी का बढ़ाओ। इसलिए ये उच्च कक्षाओं के मतलब की विधि नहीं है। छोटी क्लासेस के लिए इस विधि को काम में लाया जा सकता है। तो पहला जो अवगुण आपने बताया, उसमें आपने ये बताया कि भाई यह उच्च कक्षाओं के लिए, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। बात भी ठीक ही है, छोटी क्लासेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बड़ी कक्षाओं में हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, इवन हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगला जो जवाब है, क्या हुआ भाई, क्या हो रही है? हाँ पूछ पूछ। हाँ दोबारा बोलना एक बार, क्या कह रहे हो? 1 मिनट, जो बोल रहा है उसको बोलने दो एक बार। हाँ बोलो। हाँ तो उच्च कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा दोनों में क्या अंतर है? तो वही तो तू पीछे क्यों पूछ रहा था उसको?
है ना। अब या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मुंह घुमा लेता हूँ उधर और मैं आगे लिखाता हूँ, तो पीछे वाले से पूछ, वो बता दे तो, और वो नहीं बता पाए फिर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा, है ना भाई। सेकंड जो है, मैं इसी काम के लिए पैसे लेता हूं, मैं इसी काम के लिए मुझे यहां पर भेजा है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं कोई प्रॉब्लम आपको आए तो। और एक आप बड़े दिल वाले हो, मेरी सेवा लेते ही नहीं हो आप लोग, है ना। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं हमेशा अच्छा रहता हूं, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, मैं पक्का। उच्च प्राथमिक का मतलब था 6 से 8 और उच्च कक्षा का मतलब हम मानते हैं माध्यमिक स्तर, तो दोनों अलग हो गई ना। उच्च प्राथमिक का मतलब केवल 6 से 8 और उच्च स्तर से मतलब होता है माध्यमिक, और माध्यमिक में जाएगी दोनों क्लास 9 से 12। केवल माध्यमिक बोलोगे, उच्च माध्यमिक बोलोगे तो माध्यमिक में 9 से 10 और उच्च माध्यमिक में 11 से 12। तो हम क्या करते हैं, एक तो बोलते हैं, या तो बोलेंगे प्राथमिक, प्राथमिक में 1 to 5 आएगा, प्रारंभिक में आएगा 1 to 8 और उच्च प्राथमिक में आएगा 6 to 8 और माध्यमिक में या तो रखोगे 9 से 12 या 9 से 10। तो विधि कौन से लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, तो जवाब है उच्च कक्षाओं के लिए, और उच्च कक्षा का मतलब है 9 से 12। चलिए, तो नेक्स्ट जो है उसमें लिखेंगे, और हमने लिखा है भाई, इस विधि में, इस विधि में प्रक्रिया लंबी होने के कारण, प्रक्रिया लंबी, भाई लास्ट में बातें कर रहे हैं, प्लीज बातें नहीं करें, है ना, कोई फायदा नहीं है यार, समझो कोई बात को। और बांसवाड़ा मांझा, इस विधि में प्रक्रिया लंबी होने के कारण सीखने का कार्य, सीखने का कार्य धीमी गति से चलता है, धीमी गति से चलता है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है। लॉजिक कारण आपको पता है, पहले निरीक्षण करिए, बहुत समय लगता है, सामान्यीकरण करिए भाई, समय लगता है, फिर परीक्षण करिए, उसमें भी क्या लगता है, समय लगता है। ऑन एवरेज बात करोगे, मिनिमम बात करोगे 40 मिनट, हाईएस्ट बात करोगे 45 मिनट का पीरियड होता है स्कूल में। अब इतने यदि आप काम करोगे तो भाई समय निकल जाएगा। यही कारण है, ये विधि की प्रक्रिया लंबी है, सीखने का काम स्लो चलता है, और यही कारण है आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। आपने कहा सर ये तो लिख लिया है, तो भाई चेंज कर दूं क्या अभी मैं, चेंज कर दें। चलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है, और उसमें लिखा साहब आप लोगों ने, यह विधि कमजोर मानसिक स्तर के, कमजोर मानसिक स्तर के बालकों के लिए, कमजोर मानसिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी। अरे यार मत करो बात दादा, और रुक जाओ यार। मानसिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है आपके पास में, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कोई अर्जेंट बात होती तो मैं समझ भी जाता मैं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं कमजोर बुद्धि वाले, ना वो निरीक्षण कर सकते हैं, और आपको तो पता होगा, एक मैं नाम बोलूंगा अभी, थोड़ा बता देना, आपने पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। आपके जो बच्चे में ऑप्शन जो आएगा वो 4 बच्चे हमने लिख दिए हैं। पहला लिखा है प्रतिभाशाली, दूसरा लिखा है रचनात्मक बालक,
थर्ड लिखा है पिछड़ा बालक, और चौथा है आपका मंदबुद्धि बालक। और प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन से बालक का लक्षण अत्यधिक सुझावशील होता है? इंग्लिश में बोलते हैं सजेसिव। कौन से बालक का लक्षण होता है सुझावशील? ऑप्शन 4 थे प्रतिभाशाली, रचनात्मक बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। 4 मैंने आपको बताए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बाबूजी जरा धीरे चलो, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी जरा धीरे चलो। सजेसिव सुझावशील बच्चा मंदबुद्धि बच्चा होता है। कौन सा बच्चा होता है? मंदबुद्धि बच्चा होता है। अब कई मेरे अमीर दोस्तों को ये नहीं मालूम होगा कि सुझावशील बालक किसे कहते हैं या सुझावशील का लक्षण क्या है। वो बालक जो स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकते, वो आपके सुझावों पर निर्भर करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही कारण है, कई जगह आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि साहब बहुत मार्मिक ये उदाहरण है। ये कई जगह पर ये खबर आती है, बस स्टैंड पर, बस स्टेशन पर और ऐसी किसी और पब्लिक जगह पर अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि एक बच्चा काफ़ी देर से गुमसुम बैठा हुआ है। जाकर उसका नाम पूछा तो बड़ी मुश्किल से वो अपना नाम बताया। पूछने पर बच्चा बार बार कह रहा है कि उसके मम्मी पापा कहीं खो गए हैं। एग्जैक्टली ये सेंटेंस। पूछने पर मालूम चला कि उसके मम्मी पापा खो गए हैं। क्यों बच्चा ऐसी बात बोल रहा है? क्योंकि बच्चे को मम्मी पापा ये बोलकर गए हैं, कमीने माँ बाप बोल के गए हैं, ऐसे नीच माँ बाप होने का अधिकार ही नहीं है उनको। वो क्या बोलकर गए हैं? बेटा या बेटी आप यहीं बैठ जाना, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। और वो 10 मिनट बाद आते ही नहीं है। तो बच्चे को ये नहीं है कि वो खो गया है, बच्चे को ये नहीं पता कि उसको छोड़ के चले गए। बच्चे को बेचारे को क्या पता है मम्मी पापा खो गए। क्यों भाई? क्योंकि बोलकर गए ना उसको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के बारे में कहा है कि ये बेचारे तो वो बच्चे होते हैं जो मानसिक कार्यों को करने में दक्ष होते ही नहीं है। और आगमन जो विधि है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मानसिक काम तो करना पड़ेगा, आपको चिंतन मनन विश्लेषण ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी जब आप निरीक्षण करोगे तब। और निरीक्षण भी बिना किए इस विधि में काम होता ही नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया कि कमजोर मानसिक स्तर के बालकों के लिए आपकी ये वाली जो विधि है ये उपयोगी विधि नहीं है। आपने कहा सर और बताइए और क्या लक्षण है इसमें? तो भाई हमने नेक्स्ट इसमें बताया है और कहा आपने कि साहब इस विधि की सफलता विश्वसनीय उदाहरणों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है दोस्त कि यदि आपके पास में जो उदाहरण है, यदि वो एग्जैक्टली उदाहरण है आपके पास, यदि आपके उदाहरण निश्चित है, आपका उदाहरण, यदि आपका जो उदाहरण है यदि वो स्पष्ट है, तब तो बच्चे उसमें निष्कर्ष निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपके उदाहरण निश्चित नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है, फिर बच्चा उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकता। तो इस विधि में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें उदाहरणों की जरूरत पड़ेगी। कौन से वाले? विश्वसनीय उदाहरण। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने लिखा है और उसमें लिखा कि साहब यह विधि शिक्षकों के लिए भी कठिन होती है।
टीचरों के लिए भी कठिन होती है। क्या आप बता सकते हो भाई टीचरों के लिए कठिन क्यों होती है? क्योंकि उदाहरणों की किताबें मिलती नहीं है, उदाहरणों की कोई किताब होती नहीं है। अब बेचारा टीचर ला भाई उदाहरण, यही कारण है हमारे मैथ के टीचरों को अलाउड होता है कि भाई वो पीपीटी से पढ़ा सकते हैं। हम जैसे गरीबों को पीपीटी से पढ़ाने को मना करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में मान के चलते कि तुम्हारे तो दिमाग में भरी पड़ी होगी ना बातें, तुम तो उदाहरण भी ले आओगे कहीं से भी, मैथ वाला उदाहरण कहाँ से लेकर आएगा? क्योंकि मैथ वाले को उदाहरणों का चयन करना पड़ता है। यही कारण है कि साहब जिन विधि की किताबें नहीं होती है उन विधियों का चयन करने में हमारे टीचरों को दिक्कत आती है, और जिन विधि का कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल होता है वहाँ पर टीचरों को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमने लिखा है कि यह विधि शिक्षकों के लिए भी कठिन होती है। क्योंकि देखा दादा, मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया था, पहले कॉमा लगाया था लास्ट में मैंने, है ना? कईयों ने लगा दिया होगा फुल। जय हिंद। मुझे लग रहा है जो हंस रहे हैं उन्होंने कर दिया खेल। मैं यही नोटिस कर रहा था, मैं देखूंगा। नहीं, कईयों ने कर दिया होगा खेल, मुझे पता है। अरे गुरुजी बोला कॉमा लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हम कौन सा रुकने वाले थोड़ी है, हम तो टोल टैक्स तोड़ के निकल जाते हैं। क्योंकि विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। मुझे कुछ याद आ रहा है अभी, ये मुझे याद ये आ रहा है कि ये विधियां तो शायद पढ़ ली होगी हिंदी विधि में आप लोगों ने। विधि मेरे लिए थोड़ी बोला होगा, विधियों के लिए नहीं बोला होगा, कोई मूल्यांकन कुछ बोल दिया होगा। वाह बेटा मेरे लड्डू, ओ है ना मेरे लड्डुओं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ, लड्डुओं। नेक्स्ट लाइन में एक लाइन लिखना और उसको लिखने के बाद में अंडरलाइन कर देना, नोट कर देना, क्योंकि ये अवगुण में भी नहीं है ये, तो आप लिखने के बाद में अंडरलाइन करके ऊपर नोट कर देना उसमें, क्योंकि इस विधि के लिए एक नाम आता है और वो नाम है सामान्यानुमान विधि। क्या कहते हैं? सामान्यानुमान विधि। मतलब इस विधि का दूसरा नाम क्या है? सामान्यानुमान विधि। कारण इस विधि में अनुमान ही लगाते हैं। इस विधि में सारा खेल किसके आधार पर होता है? अनुमान के आधार पर। तो हमने लिखा है भाई, नोट करके लिख देना, नोट करके लिखना है, इंपॉर्टेंट मेंशन जरूर कर देना। ये क्या है, जो भाषा वगैरह होती है उनमें आता है ये। और इसमें लिखा है भाई, इस विधि को सामान्यानुमान, इस विधि को सामान्यानुमान विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या नाम दिया है? सामान्यानुमान विधि। मतलब इस विधि में अनुमान लगाया जाता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है सामान्यानुमान विधि। एक विधि आपकी कंप्लीट है, आगमन विधि। सेकंड हेडिंग बनाएंगे निगमन विधि। सुझाव देने वाला मतलब जो दूसरों से सुझाव ले रहा है। जैसे मान लो मुझे सुझाव की जरूरत है, तो मैं कौन हो गया? अत्यधिक सुझावशील, सजेसिव बोलते हैं। हम तो क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं कि सुझाव देने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा यार ज्ञान ही देता रहता है। जी हाँ, लेकिन जिसको सुझाव की जरूरत है वो बिना सुझाव के काम कर ही नहीं सकता। कहते भी तो हो ना, आपने यदि बच्चों का प्रकार पढ़े होंगे तो आपने एक लक्षण पढ़ा होगा, मुझे लगता है शायद पढ़ा होगा,
वो कहते हैं कि साहब ये जो बच्चे होते हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, इनका एक लक्षण होता है कि ये बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं होते। ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तभी तो आपको पता है भाई, इनकी जो जो लास्ट की जो कैटेगरी होती है, यदि आप 70 से लेकर 51 तक के बच्चों को छोड़ दोगे तो 51 से नीचे वाला जो आईक्यू है, 51 से 35 याद है ना आपको, और 35 के बाद में जो बच्चे आते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों की देखभाल पर जीते हैं। इसलिए इन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरों की कृपा पर जीवित रहते हैं। तो हमने अगला जो नाम है वो नाम लिखा है निगमन विधि। आपके सिलेबस की रीट वालों की जान है ये। रीट वालों के सिलेबस की रियली मैं बता रहा हूं जान है ये। हाँ डार्लिंग कह सकते हो आप। एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न आए थे इससे। एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न आए थे। दोनों प्रश्नों को बता दूंगा मैं अभी, जो बार बार बनते वो भी बता दूंगा। अब साहब हुआ क्या, टीचर क्लास में पढ़ा रहा था और देखो भाई, ओ आजा यार, अब तो आजा, अब तो पढ़ लो यार, अब तो है ना। मेरे को कहीं जाना था, मैं 6 से 8 वाली भी छुट्टी की मैंने, 8 से 9:15 वाले बैच की भी छुट्टी की। आपकी जानबूझ के नहीं करी थी, नहीं यार, मैं कहा आपकी रेगुलर क्लास रहती है ना। तो मैं इसलिए थोड़ी रुका था यार, मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं कि इनके नलायकों के लिए मैंने क्लास मेरे ले रहा हूँ मैं, जिनको अपने टाइम की फिक्र नहीं है। मैं मेरा टाइम छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ मैं, और आप पढ़ ही नहीं रहे हो आप। तो मैं पछता रहा हूँ अंदर से, नहीं यार तू छुट्टी कर लेता, तू टाइम से पहुँच जाता, लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। आप मज़ा लेना चाहिए पढ़ाई का। जो पढ़ाई को एंजॉय करता है वो परीक्षा को एंजॉय करता है, वो उसको परीक्षा में आनंद आएगा। फिर तो आराम से बैठो यार, सेलिब्रिटी की तरह बैठो आप लोग, सारे के सारे सेलिब्रिटी हो आप लोग। कौन हो? सेलिब्रिटी हो। तो सेलिब्रिटी के समान व्यवहार करिए। सेवक तो यहां पर मैं खड़ा हूं ना आपकी सेवा करने के लिए, तो सेवा करने का मौका तो मुझे दो आप लोग। आप क्यों बातें कर रहे हो अभी? एक टीचर क्लास में जाता है और क्लास में जाने के बाद में वो कुछ बता रहा है, और क्लास में जाने के बाद में वो केवल बता रहा है, और वो केवल इतना सा कह रहा है, देखो भाई अभी भी आवाज आएगी तो माफ करना, अपन यहां से चले जाएंगे। फिर अब मैं कहां जाऊंगा वो तो मेरे जाने के बाद पता कर लेना आप लोग कहां गया हूं मैं, है ना। इसलिए कॉमेडी नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं। देखो आप इतना कुछ बोल देते हो, इतना कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब मैं एक बार प्रतिक्रिया दूंगा तो आपके सबका जो बंदी हो जाएगी बोलती, तो बेहतर ये रहेगा कि सज्जन आदमी को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, सज्जन आदमी की सज्जनता का आनंद उठाना चाहिए। मैं भी पढ़ा रहा हूं तो कृपया करके पढ़ लो। कोई माइका लाल पढ़ा नहीं सकता उस लेवल पे जाने के बाद में। और यही कारण है कि पढ़ाइयों में, नौकरी में लगने के बावजूद या पढ़ाई करने के बावजूद भी रोते फिरते परीक्षा के बाद में। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए गणित का पढ़ा रहा हूं तो गणित का ही उदाहरण दे रहा हूं, विज्ञान का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। सामाजिक अध्ययन जब पढ़ाऊंगा तो सामाजिक अध्ययन के उदाहरणों से ही विधियां पढ़ाऊंगा। तो कृपया करके आप आपके लेवल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मैं मेरे लेवल के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आपको अधिकार है बात करने का, मैं अधिकार नहीं है मैं आपको बंद करूं बात करने से, लेकिन मेरे पास ये भी अधिकार है कि मैं क्लास में बात करने से रोक सकता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लास में बात करने का मौका नहीं है। और रही बात 2-4 के चक्कर में, यार पूरी क्लास का नुकसान कैसे कर दूंगा मैं, है ना। तो बेहतर ये रहेगा आराम से बैठ जाओ। इतने बड़े हीरो भी नहीं हो आप जैसे हीरो को मैं पीछे वाली जेब में लेके घूमता हूं मैं, पीछे वाली जेब में रखे रहते हैं। कई तो निकल के भगते हो रही है, ऐसे भगते हैं ये, ऐसे भगते निकल के।
ऐसे निकल निकल के भगते हैं ये। तो ऐसे ये हीरो ऐसे मेरी जेबों में निकलते हैं ये। हाँ, तो हीरो हीरोइन दोनों होते हैं। तो ये एक ही जेब में हाथ डाला है, अभी इस हाथ में बाकी है, अभी इस जेब में भी बाकी है। तो मैंने कह रहा हूँ कि नहीं, होशियारी उसके सामने करनी चाहिए जहाँ होशियारी चल जाए, जो सामने खुद वाला ही पर बड़ा होशियार है उसके साथ नहीं। और मैं तो यार, ज्ञान है कितना ले लो मेरे से, तो भाई मैं हूँ इसलिए, समझ रहे हो, सीखने का फायदा जितना उठा सकते उठा लो। कम वक्त तो ऐसी स्कीम नहीं मिलेगी, वन इन ऑल इन वन इन ऑल, ऐसा सुविधा मिलेगा ही नहीं। राम नाम की लूट है ये, लूट सको तो लूट। हर फन में हूं माहिर, मुझे क्या नहीं आता, जिस तरफ चल दूंगा उस तरफ रास्ते हैं। तो अभी उठा लो फायदा, पढ़ लो अभी, वरना बाद में पछताओगे। इतना दम रखता हूं कि टॉपिक आप बोलोगे तो प्रश्न मैं बता दूंगा कि कौन से वाले टॉपिक में से कौन सा प्रश्न आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब वो पढ़ाने वाले ही नहीं रहे। मैंने क्या कहा, तो आप जब क्लास छोड़ के जाऊं मैं उस दिन रोक देना सारी चीजों को, बोला गुरुजी रुको, पढ़ने का सब्र आप रखिए। लेकिन आप सुनो मेरी बात को, मैंने कहा ना कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। वैसे बात करें तो सामाजिक अध्ययन में आता है ये, रिचर्ड सचमैन का। ये कहां पर आएगा? सामाजिक अध्ययन में। तो सामाजिक अध्ययन के उपागम तो पढ़ाऊंगा अभी। हर सब्जेक्ट के अलग होंगे, हर सब्जेक्ट के अलग होंगे, ये थोड़ी मिक्स कर दूंगा हर चीजों को। जो कंसर्न जगह है वो वहां पर बताऊंगा। ऐसे तो विधिया भी बची हुई है एसएस की, एसएस में बताऊंगा उनको। तो आप चिंता क्यों करते हो? तो मुझ पर छोड़िए ना आप लोग, वो काम तो मेरा है, मुझे पता है कौन सा कहां पर पढ़ाने हैं। दरअसल में दोनों जगह यूज कर दो तो सारी चीजें एक जगह बता दूंगा। तो आप एसएस वालों में क्या कहोगे, सर यहां तो एक भी उपागम नहीं पढ़ाया आपने। बात वाजिब है या नहीं है? क्योंकि उपागम तो वहां पर भी दे रखा है। अब मैं सारे चाहता तो मैं सारे के सारे विज्ञान में पढ़ा देता आपको। फिर पता है, फिर भी पता क्या कहते, सर उपागम तो रह ही गए, पूछ तू पूछ। फिर कौन ही चलती फिर आपस में। फिर मैं कहता अरे पढ़ा तो दिए वो, तो अब वो तो विज्ञान वाले थे वो तो, है ना। तो कुछ कुछ बैलेंस रखने के लिए रखना पड़ता है। आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो आइए चलते हैं फिर। हे सज्जनों, आपका सेवक यहां खड़ा है ना। आप थोड़ा सा सेवा का मौका दीजिए। अगला जवाब आपने कुछ कुछ ऐसे दिया है, अब छोड़, बाढ़ में गया। प्लस लिखूं या इक्वल टू लिखूं? ऐसे लिखूं या प्लस लिखूं? प्लस करूं? ऐसे ठीक है क्या? ऐसा ठीक है? पक्का? आगे क्या लिखूं? अच्छा ऐसे लिखूं? अरे वाह, दूसरा जवाब हुआ है, थर्ड जवाब है अभी। और थर्ड जवाब में हमने कहा है मेरी त्रिभुजे अब एक टीचर क्लास में आता है और टीचर क्लास में आने के बाद में कुछ इस तरह से वो पढ़ा रहा है, समझ जाना वो टीचर निगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। क्यों? यहां पर देखोगे तो टीचर ने नियम बताए हैं, टीचर ने सिद्धांत बता दिया है और टीचर ने सूत्र बता दिया है। तो अब आपका एक लाइन में जवाब आ गया है कि जब टीचर अपनी विषय वस्तु को विभिन्न नियमों के माध्यम से, विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बालक उनका सत्यापन उदाहरणों के माध्यम से करता है, उस विधि को कहा जाता है निगमन विधि। मतलब आगमन में पहले उदाहरण और फिर नियम। इस विधि में
पहले नियम और फिर उदाहरण। तो टीचर बच्चों को नियम समझा रहा है, टीचर बच्चों को सूत्र बता रहा है, टीचर बच्चों को सिद्धांत बता रहा है। कौन सी विधि? निगमन विधि। कौन सी विधि? तो अब यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है और एक लाइन लिखने के बाद में आपने कहा है साहब निगमन विधि में शिक्षक, अब मेरे साथ लिखिए आप लोग, निगमन विधि में देखो भाई मेरा काम होता है केवल समझाने का। उदाहरण बताया था तो उदाहरण लिख दिया था मैथमेटिक्स का। निगमन विधि पढ़ा रहा हूं मैथ में, तो भाई देखो निगमन विधि का सूत्र लिख दिए। मैं तो नहीं समझता कि ये जरूरी है, ये केवल समझाने के लिए था। अब मैं ये कह देता कि सर नियम बताता है, आप में से कोई एक दो बोल देता कि सर बताओ नियम कौन सा, तो भाई मैंने इसलिए नियम बता दिया कि टीचर ऐसे पढ़ाता है इस विधि में। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार नियम इसमें यूज होते हैं। तो हमने कहा कि भाई निगमन विधि में शिक्षक कक्षा में सर्वप्रथम नियम, सूत्र या सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा बालक उनका सत्यापन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के आधार पर करता है। तथा बालक उनका सत्यापन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के आधार पर करता है। उस विधि को आपने क्या नाम दे दिया है? तो आपने आंसर दिया है निगमन विधि। अब देखिए साहब ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा यूज करोगे, आप इस विधि को अन्य भाषाओं में भी यूज कर सकते हो, अन्य सब्जेक्टों में भी यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मैं एक विज्ञान का भी उदाहरण दे देता हूँ, एक व्याकरण वाला भी दे देता हूँ। तो आपने जवाब दिया है कि साहब जब विज्ञान में आप यूज करोगे तो टीचर में इस विधि को कैसे पढ़ाएगा? जिन वस्तुओं का घनत्व पानी की तुलना में हल्का होता है वो वस्तुएं पानी में डूबती नहीं है। नियम बता दिया है ये। अब बच्चा क्या करेगा? विभिन्न वस्तुओं को पानी में डाल के देखेगा, पता चल जाएगा कौन सी वस्तु हल्की है और कौन सी वस्तु भारी है। ये आपने विज्ञान में टेस्ट कर लिया है, बहुत आसान सा उदाहरण, ग्रामर में भी। तो आपने कहा है कि साहब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञावाचक शब्द या संज्ञावाचक नाम या संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति मतलब मैं संज्ञा हूं, वस्तु मतलब मेरे हाथ में पेन है, मतलब पेन क्या है? संज्ञा है। घर, दिल्ली, मकान मतलब वस्तु है या स्थान है, बोला ये भी क्या है? संज्ञा है। तो टीचर क्या करेगा? इस विधि में नियम बताता है, वो चाहे विज्ञान के नियम हो, चाहे मैथ्स के नियम हो और चाहे आपके लैंग्वेज के नियम हो, और बच्चा क्या करेगा? उन नियमों का सत्यापन करता है विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के आधार पर। तो अब आपने कहा कि भाई निगमन जो विधि है उसमें टीचर बच्चों को नियम बता देता है, सिद्धांत बता देता है, सूत्र बता देता है, और बच्चा क्या करेगा? उनके आधार पर या उदाहरणों के आधार पर उनका सत्यापन कर लेगा। वो विधि हो गई है आपकी निगमन विधि। अब साहब आपको करना क्या है? आप नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखिएगा निगमन विधि के सोपान। निगमन विधि के सोपान, निगमन विधि के
सोपान, अब आपने आंसर दिया कि सर कौन से होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग रहेगी, तो जब तक आपको ये दिमाग में सेट ना हो जाए आप इनको पढ़ना और सुनना बंद मत करना, क्योंकि आपकी सिलेबस की ये दो महत्वपूर्ण विधि है। आगमन आपको ग्रामर में भी मिलेगी, आपको हिंदी वाली में भी मिलेगी, संस्कृत वाली में भी मिलेगी, किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले को इंग्लिश में भी मिलेगी। इंडक्टिव मेथड के नाम से, ये डिडक्टिव मेथड के नाम से आपको इंग्लिश में भी मिलेगी, थर्ड ग्रेड में भी मिलेगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड में इंग्लिश के मेथड भी है आपके। तो ये चीज़ें बड़ी काम आएगी, आप याद आऊँगा मैं आप लोगों को थर्ड ग्रेड की परीक्षा में भी, और आपको रीट वाली परीक्षा जो देंगे उनको भी, क्योंकि रीट में भी दोनों लैंग्वेज में आएगी और मैथ्स और ईवीएस में आएगी। यदि आप थर्ड ग्रेड में बात करोगे, थर्ड ग्रेड में मैथ्स में भी आएगी, मैथ्स के अलावा आपके विज्ञान में भी दे सकता है, और लैंग्वेज दोनों में तो देगा ही देगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसका मतलब है 2-3 विधि बड़ी काम की है, ये रामबाण है, ये मजा आ जाएगा सुनने के बाद में। तो अब देखिए भाई इसमें हुआ क्या है, तो सबसे पहले हमने नियम लिख दिया है, अब नियम के साथ में हमने सिद्धांत भी लिख दिया है, और सिद्धांत के साथ में मैंने लिख दिया है सूत्र लिख दिया है। तीनों नाम लिख दिए हैं, नियम, सिद्धांत और सूत्र, और उसमें लिख दिया नियम सिद्धांत सूत्रों का ज्ञान कराना। ये हमने साथ में लिख दिया है कि नियम, सिद्धांत और सूत्रों का ज्ञान कराना, ये काम टीचर करेगा, बच्चों को नियमों के बारे में बताएगा, बच्चों को सिद्धांतों के बारे में बताएगा, सूत्रों के बारे में बताएगा। अब जब टीचर ने बच्चों को नियम या सिद्धांत या सूत्र बता दिया, चाहे वो a+b² वाला बता दिया है, चाहे वो मूलधन वाला बता दिया है, चाहे वो त्रिभुज वाला बता दिया है, चाहे आपने बता दिया है कि घनत्व वाला बता दिया है, तो जब बच्चों को नियम सिद्धांत बता दिए, अब बच्चा क्या करेगा कि भाई बच्चा सूचनाओं को एकत्रित करेगा। सूचनाओं, अब सूचना को हम प्रदत्त भी बोल देते हैं, प्रदत्त बोलते हैं इंग्लिश में, डाटा को बोलते हैं भाई, डाटा कलेक्शन को बोलते हैं, वही है सूचना, आंकड़े एकत्रित करना। तो सूचनाओं कॉमा प्रदत्तों, कॉमा करके हमने लिख दिया है आंकड़ों को एकत्रित करना। तो ये एक आपने नाम दे दिया है, सूचनाओं प्रदत्त आंकड़ों को एकत्रित करना। ये मित्रों हमने एक नाम दिया है यहां पर, सूचनाओं प्रदत्तों आंकड़ों को एकत्रित करना। अब जैसे मान लेते कि आपने बच्चों को यहां पर ये वाला फॉर्मूला बता दिया त्रिभुज वाला, तो बच्चा क्या करेगा, त्रिभुज के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। यदि आपने मूलधन वाला बता दिया तो बच्चा मूलधन का निकालेगा, भाई मूलधन कितना है, क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, बच्चा इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। उसे आपने क्या कह दिया है, सूचना प्रदत्त और आंकड़ों को एकत्रित करना। अब बच्चे को नियम आप बता चुके हो, जानकारी बच्चे ने एकत्रित कर ली है, अब बच्चा क्या करेगा, नियमों का प्रयोग करेगा। भाई जो आपने नियम बच्चों को बता दिए, तो मैंने एक ही नाम लिख रहा हूं, चाहे सारे लिख देता हूं। हमने लिख दिया नियम, सिद्धांत और सूत्रों का प्रयोग। अब बच्चा क्या करेगा, जो आपने नियम बताए हैं, जो आपने सिद्धांत बताए हैं, जो आपने सूत्र बताए हैं, बच्चा उनका क्या करेगा, प्रयोग करेगा। अब जब प्रयोग बच्चा करेगा तो अब बच्चे को नियम मालूम है, जानकारी बच्चे ने एकत्रित कर ली है और बच्चे ने नियमों का प्रयोग कर रहा है। अब जब नियमों का प्रयोग करेगा तो अब बच्चा नियमों का सत्यापन करेगा कि भाई मेरा नियम सही है या गलत है। अब वो नियमों की जांच किसके आधार पर होगी, उदाहरणों के आधार पर। वो उदाहरण पुट करेगा वहां पर, भाई मूलधन मान लेते हैं 500 रुपए है, तो बच्चा दर भी निकालेगा कि यार दर 6% है, 4% है, 2% है। अरे भाई समय 1 महीना है, 1 साल है, 6 महीने है, तो बच्चा उन उदाहरणों के आधार पर अपने नियम की चेक करेगा। आंसर सही निकल गया, इसका मतलब नियम सही है। आंसर सही निकला, नहीं निकला, इसका मतलब बच्चे का नियम सही नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, लास्ट वाला, तो आपने कहा है उदाहरणों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर क्या करना, सत्यापन करना। अब दोस्तों सारी बातें जाने दो, और जिन्होंने लिख लिया वेल एंड गुड, नहीं लिखा है बहुत अच्छी बात है।
जो लिख रहा है बहुत अच्छी बात है, कि मैं ये हटा रहा हूं अभी आपके सामने से, हटा भी दिया मैंने, कॉपी में देखो मत बिल्कुल भी, क्योंकि 4 नाम याद करेंगे। पहले वाले 4 में दिक्कत नहीं थी, आगमन वाले में, कि वहां तो 4 ही शब्द थे केवल, निरीक्षण, उसके बाद पहले बात करोगे उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण, तो वहां तो 4 शब्दों में ही काम हो गया था हमारा। कौन कौन से? उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। यहां थोड़े शब्द वैसे हैं, 2 बार 3 बार बोलेंगे, रिवीजन करेंगे, सबको क्लास में दिमाग में बैठ जाएगा। एक एक शब्द लेने की कोशिश करते हैं। नियमों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, इतना ही याद करेंगे, सिद्धांत सूत्र वूत्र नहीं लेंगे कुछ भी। नियमों का ज्ञान। दूसरे में केवल हम लिखेंगे सूचना एकत्रित करना, सेकंड काफी है, सूचना एकत्रित करना। थर्ड हो जाएगा नियमों का प्रयोग, और हो जाएगा लास्ट में उदाहरणों से सत्यापन, उदाहरणों से सत्यापन। तो 4 काम हुए ना भाई। पहला कौन सा था? नियमों का ज्ञान, सूचनाओं का और उदाहरणों का, या नियमों का प्रयोग, नियमों का प्रयोग और उदाहरणों के आधार पर सत्यापन। 4 काम है भाई। पहला आपने जवाब दिया, नियमों का ज्ञान, सूचनाओं को और नियमों का और उदाहरणों के आधार पर 4 काम होते हैं ये। अब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब लिखो आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने को क्लास में चीजें याद करके जानी है, घर पर जाकर एक बार पढ़ना है। चेंज कर दिया ना दोस्त, और भी लास्ट में यही तो था केवल हम लोग। और कुलदीप, क्या हाल चाल तेरे? आज कुलदीप बड़ा खुश है क्योंकि आज शनिवार है। कल के नहीं, आज से छुट्टी चालू है। और कुलदीप, क्या हाल चाल? कुलदीप, कुलदीप, ऐसे है हमारे प्यारे कुलदीप। तुसी जा रहे हो, मत जाइए। नहीं भाई साहब, वो पूरी बाहर की व्यवस्था चेक करके आएंगे, मतलब पूरे देश में विदेश में संतुलन बन रहा है नहीं बन रहा है ना? कुंभ के मेले में क्या चल रहा है, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, सारी चेक करके आएंगे। सही है, तीसरा वाला जवाब सही है इसमें, थर्ड वाला। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, परीक्षा देते समय ज्यादा दिमाग मत लगाना। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नुकसान कर बैठोगे। मैंने केवल इतना सा कहा आप लोगों से, कहा है मैंने आप लोगों से, नहीं कहा हो तो मुझे बता देना। देखो और सुनो, देखो और सुनो, और साथ में मैंने ये भी बोला था देखो और करो, देखो और करो। दादा, प्रयोगशाला विधि में त्रुटियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रयोगशाला विधि में त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। 0 मिस्टेक होनी चाहिए। कहां पर? प्रयोग, क्योंकि प्रयोगशाला में गलती हुई और बुम है, तो प्रयोगशाला में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, वापस सुनो एक बार। अरे यार, प्रयत्न और त्रुटि फिजिकल एक्टिविटीज में होती है। जहां कौन सा काम करते हैं हम लोग? फिजिकल काम कर रहे हैं। प्रयोगशाला विधि में त्रुटि क्यों होगी? जब टीचर आपके साथ खड़ा हुआ है। प्रयोगशाला विधि में कहां से गलती होगी? जब टीचर आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि प्रयोगशाला की विधि की विशेषता यही है कि इस विधि में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव। चलिए, और नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाइए,
और उसमें हेडिंग बनाकर लिखिएगा प्रयोगशाला विधि के प्रयोग थोड़ी भाई, अच्छा सॉरी, हाँ मेरे दिमाग में प्रयोगशाला आ गया था। निगमन विधि के सूत्र। मुझे तो नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, कॉपी में देखो मत, सबको सब कुछ याद है भाई, ये है या नहीं है? अरे कुलदीप तेरा बर्थडे है क्या आज? मजे ले रहे हैं? पक्का पक्का? है क्या? कब है? कब पार्टी बर्थडे कब है तेरा? कल है? कल है? चलिए आगे प्लीज आइए भी। और यदि प्लीज कॉपी मत खोलना, पेज मत पलटना, जैसे हो वैसे ही रहना। यदि आगमन विधि के सूत्र याद है तो निगमन के सूत्र याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। रिलैक्स होकर बात करते हैं, रिकॉल हो जाएगा, इस बहाने से रिकॉल हो जाएगा। दिमाग पर जोर मत डालो, बिल्कुल भी जोर मत डालना, याद भी नहीं करना अपने को। अब आप मुझे बताइए, इस विधि में टीचर सबसे पहले क्या कर रहा है? नियम बता रहा है, और नियम की जांच किसके आधार पर कर रहा है? तो आपने जवाब दिया सर उदाहरण के आधार पर। अब मुझे बताइए, मैं आपसे निकलवाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, नियमों का ज्ञान बच्चे को होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? तो जो नहीं होता है वो चीजें कैसी होती है? अज्ञात। और उदाहरण कैसे होते हैं? हाँ जी, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, जो नियम होते हैं उन नियमों की प्रकृति कैसी होती है? कई सारे नियम का प्रयोग करना पड़ रहा है एक बात को समझाने के लिए, है ना? एक बात को समझाने के लिए कई सारे नियमों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और पिछली विधि में एक ही उदाहरण से समझ में आ गया था सारी बात। इसका मतलब है नियम की प्रकृति कैसी होती है? सामान्य। कैसी होती है? सामान्य। एक बात को समझाने के लिए 2 या 3 उदाहरण लिखे हैं, और भी यूज कर सकते, 5 भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि साहब ये जो नियम है इनकी प्रकृति कैसी होती है और आगे कैसी रहेगी? अब आप मुझे बताइए, जो नियम होते हैं क्या उन नियमों को देखा जा सकता है क्या? तो कैसे होते हैं? अमूर्त। और उदाहरणों को देखा जा सकता है। तो ये जो चीजें दिखाई नहीं देती है वो कैसी होती है भाई? और जो चीजें देखी जा सकती है, मुझे नहीं लगता है, ठीक है वो थोड़ा सा दिमाग पे अपन ने यूज नहीं किया, ज़्यादा जोर नहीं डाला इसलिए। बाकी मुझे पूरा विश्वास है जब आप पेपर में ये प्रश्न देखोगे सूत्र वाला, चाहे वो आगमन वाला हो चाहे निगमन वाला हो, ऐसा मेरा मानना है कि शायद आप उसमें गलतियां नहीं करोगे। या करोगे? पक्का? अच्छा जी, जो निगमन विधि है, इस निगमन विधि के 4 सोपान होते हैं, जिसमें सबसे पहले नियमों का ज्ञान पहला हो गया है, दूसरा सूचनाओं का संकलन, ठीक है, दूसरा हो गया है, थर्ड नियमों का प्रयोग, और चौथा सत्यापन करना। अब ये तो ये भी कितना आसान हो गया है, नियम का ज्ञान, सूचना संकलन, नियम का प्रयोग, उदाहरण से ये हो गया है काम। हमसे पूछेगा, सूत्र पूछेगा, पहला कह दिया नियम से उदाहरण। नियम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अज्ञात। अज्ञात से ज्ञात।
नियमों की प्रकृति सामान्य, सामान्य से विशेष, नियम कैसे होते हैं, और अमूर्त से, और अमूर्त चीजें कैसी होती है, और सूक्ष्म से स्थूल। मजा आ गया है पढ़ाई में, और ऐसे ही पढ़ाई करते चलो यार, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा ज़्यादा, कोई ऐसा भी नहीं कि वजन वजन कम हो जाएगा। बात ठीक है, गलत बात है। घर पर माथा फोड़ने से बेहतर है कि क्लास में दिमाग लगा लिया जाए। अब साहब ये जो सूत्र लिखे थे आपने, यहाँ से एक प्रश्न कन्फर्म है परीक्षा में, ये तय है। ये मैं सारे पेपर देखे मैंने अभी 2-4-5 दिनों में, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है मेरे को लगता है चलो एक आध अच्छे अच्छे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाए जाए इनके ऊपर। मैं देखा, मैं यार क्या प्रश्न दे रखे हैं, ये इतने छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, चाहे पेपर रीट का हो चाहे पेपर 3rd ग्रेड का हो, तो ऐसा कोई मारामारी वाला काम नहीं है। अब आपने कहा सर आगे क्या रहेगा, तो भाई देखिएगा, जब आपने नियम यानी निगमन की बात की है, तो भाई ये जो निगमन विधि है, इस निगमन विधि के भी भेद होते हैं। और जब कोई हमसे पूछेगा कि सर ये जो निगमन विधि है इसके कितने भेद होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, जैसे आगमन के 2 होते हैं, इसके भी 2 ही होते हैं, आगमन के भी भेद प्रकार रूप 2 होते हैं, और इसके भी भेद प्रकार रूप 2 होते हैं। अब अच्छी बात यह है कि सर ये 2 कौन कौन से होते हैं, तो भाई देखो इतना सा ध्यान रखना है हम लोगों को, और उसमें केवल इतना सा जो ध्यान रखना था वो ये कि साहब इसका जो एक जो प्रकार है उसको तो हमने नाम दे दिया है सूत्र विधि कहा है, और दूसरे को हमने नाम दिया है पाठ्य पुस्तक। और अब इसको क्या कहूं, मैं तो समझ से बाहर है ये दोनों प्रश्न एक ही एग्जाम में आए हुए थे भैया। हालचाल कैसे है आप लोगों के? बढ़िया है। पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं चल रही ना, ये सब तो आना ही नहीं चाहिए। और घर पर जाकर रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, ये ध्वनि नहीं, ये ध्वनि बिल्कुल भी नहीं। और किसी चीज में बात कर देना, इसको ऐड कर देना, कोई पढ़ाई में नहीं भाई। पढ़ाई में तो पढ़ाई में तो केवल ये ध्वनि आनी चाहिए, कौन सी? ये नहीं, ये नहीं। पढ़ाई में ओनली घर पर जाकर पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? और घर पर जाने के बाद में रिवीजन करते हो क्या, या इस बैग को जाकर रख देते हो और इसको खोलते भी नहीं हो, फिर आते हो जब ढूंढते हो कहाँ गया, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। चलिए, तो थोड़ा बीच में ब्रेक इसलिए दिया मैंने क्योंकि ये जो जगह लिखी है ये परीक्षा में आता है ये। और मान के चलना कि अभी मान लो पहले रीट है, तो रीट में जाओगे तो प्रश्न यहां से मिलेगा, आगे 3rd ग्रेड में जाओगे तो वहां से भी प्रश्न मिलेगा आपको। तो आपने कहा सर ऐसा क्या है इसमें, तो भाई देखिएगा, ये है इसमें सूत्र विधि के बारे में प्रश्न आता है। और क्या कहा आपने, कहते हैं साहब यह है शिक्षण की, प्लीज अब बातें मत करो, मैंने पहले कह दिया था आपसे, यह शिक्षण की प्राचीनतम विधियों में से एक है। यह आपका पहला जवाब हो गया है। और कोई पूछेगा आपसे कि शिक्षण की जो प्राचीनतम विधियां हैं उनमें से किसे रखोगे, तो नाम तो देखो भाई सूत्र विधि आएगा। अब सूत्र विधि को प्राचीनतम विधि क्यों कहा है, तो भाई इसके पीछे वजह है एक छोटा सा। कहते हैं साहब प्राचीन साहित्य की रचना या प्राचीन साहित्य का संकलन, ये ज्यादा ठीक रहेगा। प्राचीन साहित्य का संकलन इसी शैली में हुआ है, इसी शैली में हुआ है। ये आपका पहला इसमें जवाब हुआ है।
दूसरा भी आपको जवाब ध्यान में रखना है। और दूसरा जवाब क्या ध्यान में रखना है? कहते हैं साहब इसे संस्कृत भाषा की देन माना जाता है। तो इसको हमने किसकी देन माना है भाई? संस्कृत भाषा की देन माना है। पिछली रीट में ये प्रश्न आया था ये कि सूत्र विधि को किस भाषा की देन माना जाता है, तो आपका जवाब है आपका संस्कृत भाषा की। वजह बड़ी साफ है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि प्राचीन जितना भी आपका साहित्य है, संस्कृत के जितने भी श्लोक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, वो सारी की सारी सूत्रों में, जिनको आप ऋचाएं कहते हो, उनमें लिखी गई है। इसलिए सूत्र विधि को कौन सी भाषा की देन माना जाता है? संस्कृत भाषा की। मैं इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखूँगा, इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं उसको मौखिक तौर पर बोलूँगा, मैं बोर्ड पर मेंशन नहीं करूँगा। कहते हैं साहब पाणिनि को इसका जनक कहते हैं, है ना? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता, है ना भाई? तो कुछ लोग ऐसे जो इसका जनक किसको मानते हैं? पाणिनि को मानते हैं। और उनके ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, कहते साहब उसका जो रचना है वो इसी शैली में किया गया है। तो ये आपका एक जवाब है। अब उधर चलते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। तो मेरे दोस्त ये जो पाठ्य पुस्तक विधि है ये तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा होगा। अब इस पाठ्य पुस्तक विधि में भी आपने कहा है, कहते साहब इसे, और यदि अभी सुनो ना भाई, एक बार स्लाइड चेंज कर दूं क्या? एक बार कर दूं क्या? नहीं, इस पर दोबारा आ जाएंगे अपन, इस स्लाइड पर दोबारा वापस आएंगे अभी, चले ना? वेरी गुड। रुक जा, चलो रुक जा, चलिए वापस आइए। और अब जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो सूत्र जो विधि है आपने लिखा है अभी, इस विधि में टीचर क्लास में आता है, और टीचर क्लास में आने के बाद में बच्चों को नियम और सिद्धांतों का ज्ञान कराता है और बच्चा उनको स्मरण करता है। तो हमने एक बात लिखी है कि भाई इस विधि में, ये हमने लिखा यहां पर, और लिखा कि भाई इस विधि में बालक, और उसमें लिखा है बालक नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों को, अभी जब रुकोगे तो पता चलेगा ना कौन सी विधि में, है ना? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो पता चलेगा ना कौन सी विधि में। इस विधि में बालक नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों का उसी रूप में स्मरण करता है जैसे उसे शिक्षक बताता है। उसी रूप में स्मरण करता है जैसे उसे शिक्षक बताता है। इसका मतलब हुआ सूत्र विधि में टीचर बच्चों को बता रहा है नियमों को, टीचर बता रहा है सिद्धांतों को, टीचर बता रहा है सूत्रों को, और बच्चा क्या कर रहा है? उनको याद कर रहा है। जैसा टीचर ने बता दिया एज इट इज बच्चा उनको याद कर रहा है। अब दूसरी तरफ है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि में भी नियम होते हैं, उसमें भी सिद्धांत होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें बदलेगा नाम। और क्या बदलेगा? कहते साहब इसमें बालक, और आपने केवल इतना सा ऐड किया है कि इसमें बालक नियमों, और नियमों के साथ में आपने कहा है सिद्धांतों, और उसमें एक बात आपने जोड़ दी है
कि भाई इसमें बालक नियमों सिद्धांतों को पाठ्य पुस्तक, अरे भाई रुक जा, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप अभी जो हंसने में टाइम लगा रहे हो, चाहते तो लिख भी सकते हो मेरे साथ। नहीं, मैं जो हंस रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और ऐसी बेहुदा बातों पर जो हंसता है वो भी बड़ा बेहुदा ही होता है वो, क्योंकि यहां पढ़ाई की बात चल रही है और यहां फालतू में दांत निकाल रहे हो। मेरी समझ से बाहर है ये। और फिर कहते हो कि हमारे ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। कल याद आएगा ये समझ में नहीं आया, परसों कहना ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। अरे दादा, जब सारी चीज़ें तुम्हारे सामने चल रही है और आप हो कि ईमानदार होने की ना कसम खा रखी है आप लोगों ने कि नहीं हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। एक मैं बावड़ा आदमी जो प्रश्न भी रख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ये परीक्षा में आया, इस तरह से आया है, मतलब 4 बात लिखाकर हो गए निगमन विधि, जय हिंद जय भारत। लेकिन नहीं यार, मैं चीटिंग नहीं कर सकता। आप बस ईमानदार मत बनना, बस पूछ भी नहीं रहे हो। पूछना चाहिए सर कैसे, कहीं नहीं पूछा एक बार भी किसी ने। पढ़ा रहा हूं उस पर चर्चा करते मुझे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन बेफिजूल की बातें ऐसे, ये देख ले इधर, ऐसे तू पढ़ मैं सुनूं, विधि कहते हैं। कौन सी वाली को? तू पढ़ मैं सुनूं कहते हैं। तू पढ़ मैं सुनूं, तू पढ़ मैं सुनूं, कौन सी विधि? पाठ्य पुस्तक विधि। अभी बात बाकी है। सुग्गा विधि, सुग्गा रटते हैं ना इसमें, तोते की तरह, पैरट की तरह पट 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 पढ़ता रहता है बच्चा, याद करता रहता है। इसलिए क्या नाम दे दिया इस विधि को? ये पिछला रीट या थर्ड ग्रेड में आया था ये वाला प्रश्न। कहां पर? तो अब यार मैं तो वही बताता हूं दादा जो बहुत बार आता है, मतलब लेकिन करे क्या, पहले पढ़ने वाले रहे ही नहीं यार पहले जैसे अभी। और इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है ये। संस्कृत भाषा में इस विधि को या इस विधि का जनक डॉक्टर वेस्ट को मानते हैं और ओवरऑल मानते हैं कॉमेनियस को, है ना, कॉमेनियस। तो संस्कृत में बात करोगे डॉक्टर बेस्ट, और ओवरऑल यदि बात करते हैं तो जवाब क्या रहेगा? कॉमेनियस। ये विधि के 2 रूप है। कौन सी विधि के भाई? तो आपने आंसर दिया है पाठ्य पुस्तक विधि के। ये हो गया है आपका सूत्र विधि और वो हो गया है आपका पाठ्य पुस्तक विधि। जिन्होंने लिख लिया है वेल एंड गुड, नहीं लिखा है प्लीज लिख लीजिए, लिख लिया हो तो थैंक यू। फिर चलेंगे हम अगली विधि में और पढ़ेंगे इसके गुण और इसके दोष। लास्ट वाली पहले बार लिख लिया इसी का ही है वो, बस सूत्र के बारे में था अगली स्लाइड पे। तो जिन्होंने ये नहीं लिखा है पहले एक बार ये लिख लीजिए आप, फिर हम आगे छियासठ 121।
अब क्या हो गया? चले आगे। ये व्याकरण के नियमों का ज्ञान किस विधि से होता है? तो गुरुजी से पूछते यार एक बार। दे यार, तो वो नहीं बताते, मैं क्यों बताऊंगा भाई? मेरे से तो मैथ का पूछो यार, है ना? चलिए, लिख लिया क्या आपने? नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लिखिएगा और उसमें लिखिएगा निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के गुण। एडवांटेज ऑफ, merits of the deductive methods. निगमन विधि के चले, लिख ले एक बार इसके गुणों के बारे में। लिख ले एक बार। सुना है लहरों को आज बड़ा गुमान आया है। हा? सुना है लहरों को आज बड़ा गुमान आया है, कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। तो अरे 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 नेटवर्क छोड़ गया। तो केवल और केवल मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि नहीं, दोबारा तो खैर कुछ खास नहीं है, बस केवल इतना सा है कि दोस्त, ये 1 महीने का टाइम तो नहीं बचा, अब तो 20-22 दिन का टाइम बचा है। जिन्होंने पात्रता नहीं ली अभी तक, वो 20-22 दिन जोरदार पढ़ लो, ताकि 20-22 दिन बाद में जब आप पहली मुलाकात होगी तो आप दोबारा आकर ये पूछो कि सर एक बार दोबारा से प्लीज सारा सिलेबस बता दो ना, एक बार दोबारा से। और सच कह रहा हूं, वो दिन बड़ा कमाल का होगा। वो बात ठीक है, गलत बात है ये? और आप में से जो भी लोग अभी रीट को लेकर कंफ्यूज हो, बाहर पूछते हो, मिलते हो, दुनिया भर के मैसेज वैसेज आते हैं आप लोगों की तरफ से, मैं एक ही बात कह रहा था आपसे, अरे पूरे पेपर में से 50 नंबर का नहीं भी पढ़ोगे, 50 नंबर का नहीं पढ़ोगे और 3.25 सब्जेक्टों को भी मस्त होकर पढ़ जाओगे, तो भी आपका रीट की पात्रता आपकी जेब में है। अब मेरे तरफ से तो जिसकी एक लैंग्वेज अच्छी है, एक लैंग्वेज अच्छी है, यदि हिंदी अच्छी है, अरे दादा संस्कृत में नहीं ज्यादा लफड़े हैं यार, नहीं ज्यादा लफड़े हैं, कुछ लफड़े नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगमन और सूत्र 2 समझ में आ जाएगा, काम हो जाएगा। और मूल्यांकन में विश्वसनीयता प्रश्न में लिखा हुआ आ जाएगा, पता चल जाएगा विश्वसनीयता का मतलब क्या है। उसमें केवल ये पढ़ना है कि वस्तुनिष्ठता पढ़ा हुआ है। उसमें मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, मैंने 6th क्लास में भी नहीं पढ़ी मैंने, क्योंकि हमारे यहां ऐसा होता था कि इंग्लिश और संस्कृत में से एक लेना होता था, हिंदी सबकी कंपलसरी होती थी।
मैं केवल ये देखने के लिए कि रीट में जो संस्कृत आती है वो समझ में आती है या नहीं आती है, उनके लेवल क्या है उनका। मैंने कम से कम 4-5 सालों के पेपर मैंने देखे। सच कह रहा हूं, जो हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ रहे हो एग्जैक्टली वो के वही सेम है। बस उनको पढ़ते समय आपा मत खोना। पढ़ना, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ लेना, 2 बार समझ में नहीं आए 3 बार पढ़ लेना। केवल और केवल एक हो गई लैंग्वेज, क्योंकि दोनों में मिलाकर 60 नंबर के आते हैं प्रश्न, और एक हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट और सीडीपी 30 नंबर के हो गए हैं। 60 और 30 होते भाई 90 नंबर। अब 90 नंबर में से जिसको थोड़ा बहुत ईवीएस आता है, थोड़ा बहुत ईवीएस पढ़ लेना। जिसको थोड़ा बहुत, अरे मैथ तो पूरा ही आता है रे यार, है क्या मैथों में। केवल मैथ में यदि शिक्षण विधि भी करके जाओगे और ईवीएस में भी शिक्षण विधि करके आओगे तो भी आपके नंबर आएंगे लगभग 105 से 110 के बीच में। और जिस दिन आपका पेपर देकर आओगे, मेरी गारंटी है, पेपर देकर आओगे उस दिन मेरी गारंटी है, आप ये नहीं कह दो सर 105 से 110 के लगभग आएंगे, तो मुझे बता देना, लेकिन आएगा पेपर पढ़ने से बिना पढ़े नंबर। पहला आंसर है आपका। और वापस आइए, पहला पॉइंट लिखिएगा, यह है गणित शिक्षण के, यह है गणित शिक्षण के माध्यमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। यह गणित शिक्षण की माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, छोटी कक्षा के लिए नहीं है। कौन सी क्लास के लिए है? माध्यमिक कक्षा। और वजह बड़ी साफ है, वैसे भी प्राथमिक लेवल पर तो एनसीएफ 2005 के अनुसार हमें बच्चों को नियम और सिद्धांत सिखाने ही नहीं चाहिए। नियम सिद्धांतों का ज्ञान हमें करना स्टार्ट करना चाहिए उच्च प्राथमिक लेवल से, लेकिन उपयोगी जब विधि पूछोगे तो कौन से लेवल पर आएगा, तो आपका आंसर रहेगा सर माध्यमिक स्तर पर उपयोगी रहेगा। अगला जवाब है, और ध्यान रख लेना, गणित शिक्षण की सरल, और सरल जो लिखा है ये आपने लिखा है शिक्षक के लिए, और शिक्षक के साथ में लिखा है शिक्षार्थी, और हमने केवल इतना सा लिखा है कि सब एक तरफ जो है उसमें लिखा है गणित शिक्षण की सरल, और सरल के साथ में लिख दिया है संक्षिप्त विधि है। अब सब सरल दोनों के लिए है, संक्षिप्त विधि है क्योंकि टीचर को कुछ नहीं करना होता, बच्चों को नियम बताना होता है, और बच्चे को भी नियम को सत्य मानकर उसका प्रयोग करना होता है, उसे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसका मतलब है टीचर के लिए भी आसान है, नियम बताने होते हैं, बच्चे के लिए भी आसान है क्योंकि केवल नियमों को ही पालन करना होता है, और संक्षिप्त इसलिए है क्योंकि नियम को जानना और नियम का प्रयोग करना कम समय लगाता है बनस्पत इसके कि नियमों की खुद खोज की जाए। तो नियमों की खोज आगमन करवाता है, और इसमें तो क्या है भाई, केवल नियम का प्रयोग करना है, इसलिए सरल विधि भी है और संक्षिप्त विधि भी है। हमने अगला आंसर दिया है इसमें, और अगला जो जवाब है आपका वो भी आपने आंसर दिया, और इसमें एक ही बात हमने लिखी है और कहा है साहब इस विधि में
सीखने का कार्य, माफ कीजिएगा, ज्ञान प्रदान करने का कार्य, ज्ञान प्रदान करने का कार्य तीव्रता से होता है। ज्ञान प्रदान करने का कार्य तीव्रता से होता है, इसलिए यह आगमन विधि की तुलना में कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है। तो लिख लिया शायद आप लोगों ने, ये सभी ने लिख लिया है। मैं रुका हुआ ही हूं यार, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां पर? तो आप कह दो तो स्लाइड चेंज कर दूं मैं। और स्लाइड चेंज करने का मतलब है इस विधि को जहां से हमने स्टार्ट किया है अभी उसी पेज पर चलने का समय आ गया है। इसी विधि को जिस पेज से स्टार्ट किया था उसी पेज पर चलने का समय आ गया है। तो आपने कहा सर ऐसा क्यों, आइए देख लेते हैं जरा। और उसमें केवल मैंने इतना लिखा है साहब, यह विधि गणित शिक्षा की, यह विधि गणित शिक्षा की, और उसमें मैंने नाम लिखा है, सबसे पहले लिखा है साहब बीज गणित। बीज गणित के साथ में लिखा है त्रिकोणमिति व रेखा गणित। शिक्षण की या रेखा गणित शिक्षण की प्रमुख विधि है। अब और इससे ज्यादा क्या प्राण लोगे क्या यार? गणित पढ़ा रहे हो और गणित में भी एग्जैक्टली गणित में कौन सी जगह पर यूज कर रहे हो या करोगे। बीजगणित कह दिया आपने, बीजगणित के अलावा आपने कह दिया है तो त्रिकोणमिति आपने कह दिया है और आपने रेखा गणित कह दिया है, क्योंकि यहाँ पर नियम और सिद्धांतों का विशेष यूज होता है। और यही कारण है इनको सिखाने के लिए आप इस विधि को काम में लोगे। पिछले पेज पर आपने लिखा था आगमन की तुलना में ज़्यादा ज्ञान प्रदान करती है, और जब ज़्यादा ज्ञान प्रदान करेगी इसका मतलब हुआ पाठ्यक्रम को समय पर, अरे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, समय से पहले, समय पर नहीं, समय से पहले। मार्च तो छोड़ो, बोर्ड की क्लासों में दिसंबर आते आते स्वाहा, रिवीजन चालू है ना, कब से? और इन दिनों में यदि कोई टीचर धूप में बैठा हुआ दिख जाए, समझ जाना मैथ के गुरुजी। क्यों? बोर्ड पर 4 प्रश्न लिखकर आ गया, 2 प्रश्न लिखकर आ गया, 1 प्रश्न लिखकर आ गया, और एक ही वार्निंग देकर आ जाता है, जिसने का सॉल्व हो जाए वो बाहर आ जाना। ना किसी को सॉल्व होता है ना कोई बाहर जाता है, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जैसे ही उधर टाइम होता है पूरी क्लास निकलकर रेडी स्टडी एंड गो। इसका मतलब है सब ये पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराती है। तो हमने नेक्स्ट लिख दिया इसमें, और लिखा साहब इसमें यह विधि
यह विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराती है। अब यार दिक्कत ये हो गई कि अपन ऑफिशियली तो देखो भाई समय ही लिखेंगे, अनऑफिशियली तो अपन क्या लिख देंगे, समय से पहले। लेकिन जब लिखने पढ़ने का नाम आएगा तब समय आ जाएगा, और जब बातचीत में करेंगे तब क्या कहेंगे, समय से। अब उसमें यार ऐसे तो आएगा नहीं एग्जाम में कि कौन सी विधि पाठ्यक्रम को समय से पहले पूरा करा देगी। उसमें यही पूछा जाएगा कि कौन सी विधि पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराने की दृष्टि से उपयोगी है, तब आपका जवाब क्या रहेगा, निगमन विधि रहेगा। अब आपने लिख लिया है तो आगे आ जाइए एक बार। और हमने नेक्स्ट लिखा है, यह विधि नियमों, सिद्धांतों का ज्ञान कराने, यह विधि नियमों सिद्धांतों का ज्ञान कराने, कॉमा करके उनका प्रयोग करने तथा उनके सत्यापन की प्रमुख विधि है। और सही मामलों में देखा जाए तो क्या देखा जाए भाई साहब, ऐसी विधि है जिसको मुझे लगता है लिखा बनाया ही गया है भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि इस विधि में साधनों की आवश्यकता नहीं। जहां मिल जाता है टीचर वहीं मिल जाता है स्टूडेंट, और खेल कर देती है विधि। कौन सी वाली, निगमन विधि। टीचर कॉपी मंगाता है, बोला इधर आ, कॉपी ला, पेन ला, नहीं है तो बोलता चल हाथ कर। कई बार देखा होगा मैथ वाले टीचरों को आप लोगों ने, स्कूल इधर दे, हाथ दे, और भाई वहीं पर सॉल्व कर देता है। ना चौक की जरूरत है, ना डस्टर की जरूरत है, ना ब्लैक बोर्ड की जरूरत है। ये खेल कौन सी विधि करती है, तो आपका जवाब है निगमन विधि। इसका मतलब है ये विधि हमारे देश के हालातों के अनुकूल है। हमने लिखा है साहब, यह विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि है, क्योंकि इसमें संसाधनों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे जितने भी साथी हैं, लास्ट इसका गुण है। फिर ये विधि गुणों तक सीमित, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, केवल अवगुण इसके बाकी रहेंगे। तो आपने कहा सर बताइए कौन सा गुण बाकी है इसका। आपको आपत्ति होगी प्लीज क्लास में बता देना, घर पर जाकर याद करोगे बेकार में कोई फायदा नहीं है। यहीं पर बोल देना, नहीं हो तो कह देना सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा है साहब, यह आगमन विधि की विपरीत एवं पूरक विधि है।
ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरक का मतलब होता है इनको दोनों को अदल बदल कर प्रयोग किया जा सकता है। आगमन की जगह पर निगमन और निगमन की जगह पर आगमन, इसलिए क्या होती है दोनों ये एक दूसरे की पूरक विधि है। कोई डाउट थोड़ी है भाई, किसी को है क्या? कंप्लीट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।